सिफिलिस, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यह एक यौन संक्रमित रोग है जो बैक्टीरिया ट्रेपोनोमा पैलिडियम के कारण होता है। यदि समय पर इसका इलाज न लिया जाए तो यह इससे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे हृदय, मस्तिष्क, आंखें और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। और सिफिलिस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। अब चलिए समझते हैं सिफिलिस के चरण। तो इसमें प्राथमिक चरण, प्राइमरी स्टेज, तो इसमें होता क्या है कि 3 से 4 हफ्ते में, कभी-कभी 12 हफ्ते में यह लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और इसके कौन-कौन से लक्षण हैं? तो जननांग में घाव या छाले का होना या दाने का होना, और कभी-कभी मुंह या गुदा पर भी घाव, दर्द रहित घाव का होना। इसमें क्या होता है कि घाव ठीक होने के बाद भी शरीर में संक्रमण फैल जाता है। तो ये हुआ प्राथमिक स्टेज। अब बात करते हैं माध्यमिक चरण, सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? त्वचा पर चकत्ते, गले में खराश, बुखार, थकावट, मुख, हाथ व पैर और तलवे पर चकत्ते या घाव या छाले का होना, बाल झड़ना, मांसपेशियों में दर्द जैसे जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और वजन कम होना। तो यह सब लक्षण सेकेंडरी स्टेज में दिखाई देने लगता है। यदि प्रथम चरण में यदि इलाज न लिया जाए तो वह सेकेंडरी चरण में जल्द ही पहुंच जाता है। अब बात करते हैं, एक होता है लेटेंट स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि लक्षण इसमें प्रकट नहीं होता है और लंबे समय तक और लक्षण शरीर में दिखाई नहीं देता है। अगर एक बार ये प्रॉब्लम हो भी गया तो होता क्या है गुप्त चरण में कि काफ़ी लंबे समय तक आपको कोई तकलीफ नहीं रहता है और रोगी को पता ही नहीं चलता है कि मुझे सिफिलिस की समस्या है। इसमें संक्रमण सक्रिय होकर अगला चरण शुरू होने तक भी पता नहीं चलता है। अब बात करते हैं तृतीय चरण में। तो यह संक्रमण मस्तिष्क क्षति जैसे मनोभ्रंश और हृदय गति विकार, मांसपेशियों की समस्या, दृष्टि संबंधी समस्या और इत्यादि लक्षण तृतीय चरण में प्रकट होने लगते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसके बचाव में कौन-कौन से उपाय जरूरी है। तो बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध, एसटीडी परीक्षण, एक ही साथी से यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संपर्क से बचना। तो यह बचाव बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना बेहद जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि किसी को सिफिलिस की समस्या हो गया है तो इसमें कौन-कौन सा टेस्ट जरूरी होता है। तो इसके लिए पहले ब्लड का सैंपल में 2 टेस्ट बेहद जरूरी होता है, जैसे BDRL। तो इसमें क्या होता है, यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो सिफिलिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर द्वारा बनाए गए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। दूसरा है ट्रोपोनेमल टेस्ट। यह टेस्ट सिफिलिस के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, जैसे FDA, ABS, TPPA और EIA टेस्ट मुख्य रूप से शामिल है। और दूसरा चलिए बात करते हैं कि सिफिलिस की समस्या में इसके बाद घाव का भी परीक्षण होता है। तो घाव के परीक्षण में कौन-कौन से विशेष परीक्षण है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है सिफिलिस स्टैब टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि सिफिलिस वाले घाव से तरल पदार्थ का नमूना लिया जाता है और फिर उसका परीक्षण होता है। दूसरा है सिफिलिस PCR टेस्ट। तो यह टेस्ट सिफिलिस पैदा करने वाले बैक्टीरिया के DNA का पता लगाने के लिए
किया जाता है। तीसरा है बायोप्सी, तो घाव में एक छोटा-सा ऊतक या नमूना लिया जाता है और उसकी टेस्ट की जाती है। तो ये हुआ घाव का परीक्षण। ये तीनों प्रमुख है और रोगी के समस्या के आधार पर उसका जो टेस्ट ज़रूरी होता है, डॉक्टर अपने अनुसार उसका जाँच करवाते हैं और उसके बाद इस इलाज शुरू करते हैं। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी तक यदि पता चल जाए, अगर सिफिलिस की समस्या है, अगर इसमें लापरवाही न बरते और सेकेंडरी तक जैसे ही पता चल जाता है, तो बहुत ही अच्छे-अच्छे कारगर दवा हैं, जैसे पेनिसिलिन और प्रकार के एंटीबायोटिक हैं मुख्य रूप से। तो समय पर यदि इस प्रकार का इंजेक्शन और दवा चल जाता है, तो सिफिलिस की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि यदि सिफिलिस है या इस प्रकार की समस्या है शरीर पे, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। समय रहते इसका इलाज करवा लेना चाहिए और समय पे यदि इसका इलाज चल गया, तो यह पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। अगर आप इसमें देर करेंगे और यह अपने अंतिम चरण तक पहुँच गया, तो यह शरीर के लिए घातक होता है। तो इसका विशेष आपको ध्यान देना होगा और जब तक डॉक्टर के निगरानी में जब तक वो दवा चलाए, तब तक दवा करिए और खुद से फालतू-फालतू दवा अपने ऊपर परीक्षण ना करें। क्योंकि अपने से ये समझ लेंगे कि थोड़ा-सा नॉर्मल घाव है या ये है, ये ठीक हो जा रहा है, कुछ दवा लेकर खाए, थोड़ा आराम मिल गया, फिर कुछ दिन के बाद प्रकट हो रहा है, फिर आप अपने से दवा ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे, तो यह आपके शरीर में इसमें इन्फेक्शन तेज़ी से फैलेगा और वह जल्द ही आपका तीसरी चरण में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से कोई दवा ना लें। आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दवा लें और इसका उपचार करें।